हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फेमिनिज्म वाली, क्योंकि आज हम जिस एस्से के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वहां पे हम लोग महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं के रोल को लेकर बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में या फिर फोर्सेज में किस तरीके से महिलाओं का इंपॉर्टेंस बढ़ा है, किस तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर प्लीज उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज जितनी भी महिलाएं इस एस्से को देख रही हैं, आप लोग इस टॉपिक को जरा सोचिए कि अगर आप लोगों के सामने ये ऐसे आता है तो आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करेंगी। मैंने फेमिनिज्म एक वर्ड बोला था, अब इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक होता है जहां महिलाओं के अधिकार, नारीवाद की बात की जाती है। दूसरा ये जहां पर नारीवाद या फेमिनिज्म के नाम पर हद से ज्यादा अधिकारों की डिमांड कर ली जाती है, हद से कहीं ज्यादा अपने अधिकारों से दूसरों के अधिकारों का हनन कर लिया जाता है, उनके अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन कर लिया जाता है, पुरुषों के अधिकारों को मारा जाता है। अब यहां पर बात उस बारे में तो नहीं हो रही। मैं चाहता तो उस एस्से को रख सकता था सामने, पर उसको सामने ना रखकर मैंने कोशिश की कि क्यों ना टॉपिक ऐसा उठाया जाए जो प्रेजेंट में रिसेंटली डिस्कशन में आया हो। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि इस साल जो हम लोगों ने नारी शक्ति को रिप्रेजेंट किया था अपनी गणतंत्र दिवस की परेड में, रिपब्लिक डे की परेड में, अब 2024 में जो परेड होगी उस पूरी की पूरी परेड, पूरी के पूरे कंटीजेंट्स जितने भी आएंगे उन सभी में पूर्ण रूप से महिलाएं ही होंगी। मतलब कि जो आप परेड देखते हो उसमें पहले आपको देखने को मिलता होगा केवल महिला लीडिंग है, या फिर कुछ महिलाएं हैं, या फिर कुछ कंटीजेंट्स ऐसे हैं जो महिलाओं के हैं। पर इस बार ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे कंटीजेंट्स जितनी भी वहां पे आएंगे वो सभी के सभी कौन होंगी? महिलाएं होंगी। और जो भी आप लोग टेबलूज देखते हैं, वहां पे झांकियां जो निकलती हैं उनको देखते हैं तो उनमें भी पुरुष और महिला दोनों होते हैं। पर अब 2024 में हम लोग जब रिपब्लिक डे परेड देखेंगे 26 जनवरी को, तब हमको देखने को मिलेगा कि वहां पर सभी की सभी महिलाएं हैं, पुरुष होंगे ही नहीं। आपको परेड में पुरुष दिखेंगे ही नहीं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है किस तरीके से हम लोग वुमेन इंपावरमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग महिला अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग ये भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस तरीके से महिलाएं आज के टाइम पर आर्म फोर्सेस में भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जब हम लोग इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी सोसाइटी, या पुलिस की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, तो हमें एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल नजर आता है जहां पे ज्यादातर मेल डोमिनियन सोसाइटी दिखती है, मेल डोमिनियन पीपल्स दिखाई देते हैं, जहां पे पुरुषों के हाथ में पावर थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। अब जब हमको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो ऐसी जगह पर किसी महिला का पहुंचना और किसी महिला के द्वारा वहां पर अपने लिए जगह बनाना इतने लोगों के बीच में, ये अपने आप में सराहनीय काम है, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब हम लोग बात करते हैं 1857 के रिवॉल्ट की, तो आपको जब भी महिलाओं की बात आती है तो आप तुरंत झांसी की रानी को याद करते हो। ठीक बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी जब इतने पुरुषों के बीच में एक महिला अपनी जगह बनाती है तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए फाइनली बात करते हैं जरा अपने ऐसे को लेकर कि क्या कहता है हमारा आज का ऐसे। तो भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की उभरती हुई उपस्थिति, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोग देख सकते हो ये कंटीजन है नेवी का, जिसमें नेवी ने अपनी तरफ से कंप्लीट एक क्या वुमेन कंटीजेंस को यहाँ पे भेजा था, जो कि रिपब्लिक डे परेड में हमको देखने को मिलता है। हमको यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या, अपना इंट्रोडक्शन, कि आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस तरीके से वर्ड्स प्रेजेंट करोगे, आप जिस तरीके से चीजों को वहां पे बताओगे, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके एस्से के लिए जो मेन कंटेंट होता है उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो क्या आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या आप चीजों को समझ रहे हो, वो चीजें कैसे पता चलेंगी। द इंडियन आर्म फोर्सेज हैव द ट्रेडिशन बीइंग टू द मेल डोमिनियन इंस्टीट्यूट, जो बात अभी मैंने आपसे बोली थी कि एक मेल डोमिनियन इंस्टीट्यूट है। However, the recent year there has been a significant and encouraging shift towards the inclusive and gender equality.
हाल ही के कुछ समय में हम लोगों ने ये चीज देखी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कब की, 1992 की, जब फीमेल्स को एंट्री मिलनी शुरू हुई एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली हमें लास्ट ईयर हमको देखने को मिला कि एनडीए में भी महिलाओं को क्या दिया गया है, आने का मौका मिल रहा है। अब जब एनडीए में आने का मौका मिल रहा है आफ्टर 12th, जहां पर सिर्फ केवल और केवल पुरुष ही जाया करते थे एनडीए में, अब महिलाओं को भी वहां पे, बच्चियों को भी वहां पे लाया जा रहा है, वहां पर उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, वहां पर सारी चीजें हो रही हैं, उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हमको क्या दिख रहा है, एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट फेज दिखाई दे रहा है। जहां पर एक लड़का एनडीए में जब पहुंचता है तो उसकी उम्र 16 से 19 साल के बीच होती है, ग्रोइंग एज में होता है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस एज में जब आप लोगों ने उसके माइंडसेट को तैयार करना शुरू कर दिया, उस एज में आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, नरिशमेंट देनी शुरू कर दी, उस एज में आपने अगर उसको सही डायरेक्शन दे दी तो वो देश के लिए कितने बड़े बड़े काम करता है। जब वो एक माहौल, वो एक स्टेज जब लड़कों को मिल सकता है तो लड़कियों को क्यों नहीं मिल रहा। नो डाउट लड़कियों को आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन एक ऑप्शन दे दिया, ओटीए के थ्रू वो जाकर ज्वाइन कर सकती है आर्म फोर्सेस में, बट यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने जहां पुरुषों को आप शुरुआत से मौका दे रहे हो, उनको शुरुआत से ही उसके लिए तैयार कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप लड़कियों को भी शुरुआत से तैयार कर रहे हो, क्यों नहीं आप लड़कियों को भी उस जगह पर लेकर आ रहे हो, वो एक इक्वलिटी वाली कंडीशन में देकर आ रहे हो। तो वो जब कंडीशन यहाँ पे आती है तो हम उसी के बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो फाइनली the emerging presence of the women in the Indian Armed Forces is the positive development that show the change of the dynamics and the progress in the nation. हमें महिलाओं का इंडियन आर्म फोर्सेस में आने से ये पता चलता है कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अराउंड अभी तक मुझको इस साल सितंबर में मुझको अराउंड 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस एजुकेशन लाइन और एडटेक लाइन में, मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे पूरे। मैं आपको एक बहुत ही यूनिक अपना लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं। अराउंड 2016 के 17 के आसपास की बात है, हाँ 17 के या 16 के आसपास की बात है। मेरी एक स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आती थी लड़की, उसके फादर भी सीआईएसएफ में थे और वो भी एक हवलदार की पोस्ट पर थे, एक ओआर मतलब जो अदर ऑफिसर्स होते हैं उनमें आते थे। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करें कि उसके फादर कभी नहीं चाहते कि मेरी बेटी आर्म फोर्सेस में जाए, बट उसकी बेटी का सपना था कि मेरे फादर को मैंने अपनी मतलब ड्रेस में देखा है तो क्यों ना इस वर्दी को कभी मैं भी पहनूं। एक होता है जब हम जिस बैकग्राउंड में हैं, हम लोग उस बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से मतलब अपने लिए समझते हैं कि यार क्यों ना ये काम हम भी करें। तो उनको कहीं ना कहीं उस लड़की को इंस्पिरेशन तो अपने फादर से मिल रही थी, तो उसने बोला नहीं पापा मुझे करना तो है ही। फादर उसके तैयार नहीं हुए, थोड़ी सी बहसबाजी हुई, उसने अपने फादर को मना कर दिया। एट लास्ट उसने सीपीओ का फॉर्म फिल कर रखा था, एसएससी सीपीओ का फॉर्म फिल करने के बाद वो एग्जाम देकर आई, एग्जाम क्लियर हो गया। फादर अपना पोस्टेड थे कहीं और, उसने फादर को बताया मेरा एसएससी का एग्जाम क्लियर हुआ। उसने ये नहीं बताया कि मतलब एसआई के लिए जो सीपीओ का एग्जाम होता है वो क्लियर, उसने ये बताया कि मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हुआ है। फाइनली उसके बाद उसने सेकंड पेपर दिया जो इंग्लिश का होता है, वो भी उसका क्लियर हो गया। मेहनत कर रही थी, मेडिकल का टाइम आया जिसमें रनिंग, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप ये सारी चीजें होती हैं। उसके लिए उसको इंदिरापुरम बुलाया गया था, गाजियाबाद में एक जगह इंदिरापुरम, वहां पे सीएसएफ का सेंटर है, वहां पर सबकी फिजिकल और ये सारी चीजें मेडिकल ये सब होता है जितने लोग क्लियर करते हैं सेकंड एग्जाम। खैर वो वहां पर पहुंची, वहां पर पहुंच के उसने, वो अपने भाई के साथ गई थी, उसने अपने भाई के हाथ पैर जोड़ के बोला बस किसी तरीके से मुझे ये फिजिकल क्लियर करने दे, पापा को मत बताना। उस बीच में भाई को किसी तरह से उसने मनाया, अपना फिजिकल अटेम्प्ट किया क्योंकि भाई के साथ गई थी, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, वहां से सारी चीज क्लियर हो गई। उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि आपको इस तारीख को आकर ज्वाइन करना है। हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है सीआईएसएफ वालों की। अब जब वो यहाँ से हैदराबाद जा रही है, उसी टाइम पर जब उसके फादर ने बोला ठीक है तेरी ट्रेनिंग का टाइम है, तुझे गवर्नमेंट ने हैदराबाद बुलाया है, तो चल एक काम करता हूँ मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। फादर छुट्टी पर आए, अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे। इस बीच तक वो किसी तरह से बस ये बना रही थी पापा को मेरा कॉल लेटर ना दिखाई दे, ज्वाइनिंग लेटर ना दिखाई दे। तो किसी तरीके से जैसे वो हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पे उतरती है, वहां पर एक वेलकम के लिए एक मतलब एक वो होता है स्टेज सा तैयार किया जाता है जहां पर प्रॉपर टेबल लगी होती है और वहां पे जितने भी रिक्रूट्स आ रहे होते हैं उन सबके वेलकम होता है वहां पर। तो वहां पे उनको ज्वाइनिंग लेटर्स और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सारे के सारे।
जैसी वो ट्रेन से उतरी सीधे भागकर वो सीएसएफ के उस वेलकम कैंप की तरफ भागी कि मुझे किसी तरह से जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूं, कहीं पापा मुझे रोक ना लें। जैसी वो वहां पर पहुंची, सडनली उसके पापा हैरान और वो परेशान कि यार अब क्या करें, बेटी बेटी तो यहाँ पे ज्वाइन करने आ गई। खैर लकली वहां पे एक अच्छा पर्सन कोई था, ऑफिसर था, उसने समझाया कि आप कैसी बात करते हो साहब, कि आपकी बेटी आप ही के फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है और आप ऐसा सोच रहे हो। बहुत समझाने के बाद खैर उसके फादर ने बोला ठीक है साहब कोई बात नहीं, बेटी है, अब जिसने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है। तो हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये बैरियर्स हमारी फैमिली से भी आते हैं, सोसाइटी से भी आते हैं, और कई बार हमें इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलते हैं ये सब बैरियर्स। तो हमें कहीं ना कहीं फाइट करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और आज के टाइम पर भारत की महिलाओं ने ये चीज साबित करके दिखाई है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। ठीक, ये चीज हमको दिखाई देती है। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज और एयर फोर्स की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑलरेडी कई स्टेप्स ले चुकी है रिक्रूटमेंट को, वुमेन्स को आगे लेकर आने के लिए। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी या डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की भी कोशिश की जा रही है। 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर क्या अपना फर्स्ट वुमेन्स का फाइटर पायलट्स का बैच निकाला है, ठीक है, जो कि 2020 में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा एक महिला पायलट है जिन्होंने राफेल उड़ाया था। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी वो फीमेल पायलट है जिसने राफेल उड़ाया है? आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा वीडियोस बने थे, बहुत ज्यादा रील्स बनी थी उस महिला के ऊपर। आपको बताना है कौन सी वो महिला है, कौन सी वो फीमेल फाइटर पायलट है जिसने राफेल उड़ाया है। बहुत ज्यादा न्यूज में था। खैर इंडियन नेवी ने भी फाइनली वुमेन्स को इनवाइट किया है कि एज अ वुमेन्स पायलट के तौर पर। इससे पहले तक अगर हम लोग बात करें तो वुमेन्स को कॉम्बैट जो ड्यूटीज होती थी उनमें ना रखकर ज्यादातर इंजीनियर, सिग्नल, इंटेलिजेंस, मेडिकल सर्विसेज, इन सब में डाला जाता था। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले फीमेल्स को इंडियन आर्मी में या आर्म फोर्सेज में जब इन्वॉल्व किया गया तो उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर फीमेल्स ने एज अ नर्सिंग स्टाफ काम किया, और यह भी अपने आप में सराहनीय है कि युद्ध के मैदान में और जगहों पर जाकर और इस तरीके से लोगों की सहायता करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस समय पर भी महिलाओं ने अपने आप को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल किया पूरी तरह से। आफ्टर दैट 1950 के आसपास 1950 में इंडियन एयरफोर्स यहां पर फीमेल्स को दोबारा से हायर करती है एज अ एयर होस्टेस और सर्विसेज के लिए, ठीक है, एयरप्लेन्स में जो उनके उस समय चल रहे थे पहले, क्योंकि एयरफोर्स जो थी वो आर्मी के साथ ही अटैच होकर काम करती थी, तो उस समय पर हायर किया गया था एज अ एयर होस्टेस। उसके बाद हमको पता चलता है कि भाई वो सारी सर्विसेज क्या की जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त की जाती हैं। फिर आता है इंडियन नेवी का टाइम। इंडियन नेवी 1971 के अराउंड में फीमेल्स को हायर करती है एज अ क्लैरिकल पोस्ट के लिए। जितनी भी क्लैरिकल पोस्ट होती है उनके लिए हायर करती है, कि जो भी छोटे मोटे सेलर्स और क्लैरिकल पोस्ट के काम होंगे वो सारी की सारी फीमेल्स करेंगे हमारे लिए। ये चीज आती है। अब इसके बाद आता है एक टाइम ड्यूरेशन चेंज होता है और ईयर आता है 1990। महिलाएं जहां पे लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वहीं पर गवर्नमेंट यहां पे बोलती है ठीक है 1990 में कि फीमेल्स को बराबर क्या दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे आर्मी ज्वाइन करने के। 1990 में ये बात होती है। और सबसे पहले 1992 में, कब, 1992 में इंडियन आर्मी फीमेल्स को एज अ ऑफिसर क्या करती है, रिक्रूट करना शुरू करती है। कौन शुरू करता है यहाँ पे? सबसे पहले इंडियन आर्मी शुरू करती है फीमेल्स को एज अ रिक्रूट हायर करना, सॉरी ऑफिसर एज अ हायर करना। खैर इसके बाद अगर बात की जाए, तो 1993 में इंडियन एयरफोर्स इनवाइट करती है फीमेल्स को। कब? 1993 में। यहां पे आर्मी कर रही है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स कर रही है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स नॉर्मली जिस काम के लिए हायर करती है तो वो नॉन टेक्निकल, टेक्निकल वर्क्स जो होते हैं उनके लिए, पर फ्लाइंग स्टाफ के लिए फीमेल्स को अभी भी हायर नहीं किया जा रहा था। किस चीज के लिए किया जा रहा था? नॉन टेक्निकल, मेडिकल, इस तरीके की सर्विसेज के लिए फीमेल्स को क्या किया जाता था, हायर किया जाता था। फिर इसके बाद 1995 में जो इंडियन नेवी है वो फीमेल्स को इनवाइट करती है एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग देख रहे हो कि काफी लंबा स्ट्रगल है जो फीमेल्स यहाँ पे फेस करती हैं। फाइनली अब टाइम आता है किसका? ईयर 2021 वाला, जहां पे फीमेल्स फाइट करनी किसके लिए? एनडीए में रिक्रूटमेंट के लिए।
और खैर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अलाउ भी करता है और ये परमिशन देता है कि फीमेल्स के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या एकोमोडेशन और ये सारी सुविधाएं तैयार की जाएं। और एनडीए में जो खड़गवासला पुणे में आपका पड़ता है, वहां पर फीमेल्स को क्या किया जाए, तैयार किया जाए एज अ क्या ऑफिसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, मैंने एक सीक्वेंस बताया आपको कहां से, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एक फैक्ट भी आपके पास होना जरूरी है। जब आप ऐसे में इस तरीके के फैक्ट लिखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे पढ़ने वाले एग्जामिनर को ये चीज पता चल जाती है आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक कंटेंट है जो आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब वो ये चीजें देखेगा, इस तरीके के कुछ फैक्ट्स को देखेगा, तो वो अपने आप ही क्या कर लेगा, चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक न्यूज आर्टिकल था और ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी से आज से कुछ महीने भर पुराना आर्टिकल है, जहां पर फीमेल्स के कंडीशन को बताया गया था कि किस तरीके से फीमेल्स आज के टाइम पर कमांड कर रही हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई यहाँ पे आपको दी गई है कि पहले शुरुआती समय में फीमेल्स को एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन हायर किया जाता था। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए बोला था कि फीमेल्स को एज अ सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं, आगे के लिए भी उनको फर्दर क्या किया जाए, रखा जाए। आज के टाइम पर फीमेल्स जो इंजीनियरिंग क्रॉप है उसकी जो कमांड है वो भी फीमेल के हाथ में। तो जब इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर फीमेल्स पहुंचे तो हमको ये इस चीज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं ये भी महिलाओं के हाथ में आ सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ 1992 में तो सेंटर ने यहाँ पे अलाउ किया था, जहां पे फीमेल्स को स्पेशली एजुकेशन ब्रांच, ठीक है, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट जो होता है, आर्मी पोस्टल सर्विसेज में, सिग्नल में, इंटेलिजेंस क्रॉप में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, मेडिकल, इन सब डिपार्टमेंट्स में क्या किया गया था, रिक्रूट किया गया था। फाइनली उसके बाद धीरे धीरे फीमेल्स को कॉम्बैट यूनिट्स में भी क्या किया गया, पोस्टेड करना शुरू किया गया था। ठीक, 1996 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में डिसाइड करती है। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनली एक पॉइंट और था, 14 इयर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे क्या कर दिया था, फीमेल्स के लिए डिसाइड कर दिया था। पहले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था वो 5 इयर्स का होता था, उसके ऊपर फाइनली काम किया जाता है और अब बोला जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसे क्या किया जाएगा, रिवाइव कर दिया जाएगा। 5 साल की जगह इसे 14 साल कर दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था, 5 साल के बाद फीमेल्स को रिटायर कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, वो अपना चाहे तो आगे 14 इयर्स तक काम करती हैं और चाहे तो वो उसके आगे भी काम कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनके लिए कि वो क्या चाहती हैं। फाइनली 2006 में एक रिट डाली जाती है, पिटीशन डाली जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, बबीता पुनिया के थ्रू, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में थी और वो परमानेंट क्या चाहती थी, कमीशन चाहती थी इंडियन आर्मी में, कि उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके ऐसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा जब आप इस तरीके की बातें डाल रहे हो तो आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में फाइनली पता होना जरूरी है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं, मैं आपको सारे केसेस नहीं बोलूंगा, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा, जिसमें से एक जो केस है वो बबीता पुनिया वाला केस है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको बताओ कि हाँ भाई बबीता पुनिया का केस हुआ था 2006 में, जिसमें उसने इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की थी और वहां पे उन्होंने अपने लिए परमानेंट कमीशन की डिमांड की थी और अदर फीमेल्स के लिए भी उन्होंने इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, केस लड़ा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फाइनली आज के टाइम पर जो एनडीए वाला केस है वो आपको पता ही है, पर आपको बैकग्राउंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें मैंने आपको पीछे बताई और कुछ चीजें यहाँ से आपको फाइनली कवर हो गई। अब आते हैं और क्या चीजें आप यहाँ पे लिखोगे। तो सबसे पहले चेंजेस इन डायनामिक्स, तो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, ये जो कंडीशन एक मेल डोमिनियन जो सोसाइटी बनी हुई है उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं ऐसी जगह पर पहुंचे, ऐसे पदों पर पहुंचे, ऐसी पोस्ट पर पहुंचे जहां पर वो जो मेल स्टीरियोटाइप एक बाउंड्रीज बनी हुई है उन सबको तोड़ें, आगे बढ़े। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, कौन सा, एक्सपेंडिंग द रोल्स, जो महिलाओं के जो रोल हैं उनको कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए, एक बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं पावर मिलनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट जो क्षेत्र हैं वहां पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी सर्विसेज दे सके। केवल और केवल देशभक्ति या वर्दी पहनने का अधिकार केवल पुरुषों के पास नहीं है, महिलाओं के पास भी उतना ही अधिकार है, महिलाएं भी उतना बराबरी का हक रखती हैं। तो जब ऐसा है तो फिर क्यों ना हम महिलाओं को भी क्या करें, एक इक्वल रोल में लाकर रखें। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। ये पहली ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या मिलता है, युद्ध सेवा मेडल मिलता है। क्या मिलता है, युद्ध सेवा मेडल मिलता है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनके जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर आप इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके की बातों को सामने प्रेजेंट करते हो तो 100% है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, तो आप जब कोई ऐसे लिख रहे हो, अब देखो मैं हर बार बोलता हूँ ऐसे में कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, उन दोनों को ही क्या करना होता है, आपको देखना होता है, उसके बाद आपको लिखना होता है। ये ऐसे ऐसा इसको आप शुरुआत से लेकर क्रिटिसाइज करते करते, बहुत सारी बातों को क्रिटिसाइज करते करते पॉजिटिव साइड में लेकर आ सकते हो। ये ऐसे ऐसा है कि आप यहाँ पे बहुत सारी बातों में बुराई करते करते फाइनली पॉजिटिव साइड आ सकते हो। बाकियों में आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। यहाँ पे तो आपको पता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर मैं फेमिनिज्म बोलता तो फेमिनिज्म में पता नहीं कितनी सारी रामायण लिख देते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर दिया, उस फेमिनिज्म वाले पॉइंट को हटाकर यहाँ पे क्रिटिकली एक टारगेटेड पॉइंट रख दिया कि आर्मी में बताओ क्या रोल है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपकी मदर का रोल आपकी लाइफ में क्या है, अब आप बहुत सारी बातें लिखोगे, ठीक है, पर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी मदर का रोल आपकी एजुकेशन में कितना है, ठीक है, या फिर आपकी जो मैरिज लाइफ चल रही है उसमें आपकी मदर का रोल कैसा है। अब आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, उसमें आपकी मदर का क्या रोल पड़ा है, क्योंकि आपने अपनी मदर से क्या सीखा, क्या बताया, तो क्या किया हम लोगों ने डिसाइडेड पॉइंट के ऊपर लेकर आ गए किसी चीज को। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपको इंडिया के बारे में लिखना है तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो, पर वहीं पर मैं एक टारगेट कर दूं डिसाइड कि आपको इंडिया के केवल और केवल बायोस्फीयर के बारे में, इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखना है, तो अब क्या हो जाएगा, फोकस्ड पॉइंट हो जाएगा, तो आपको लिखने में सोचना पड़ेगा। और उसको और ज्यादा छोटा कर देंगे सर्कल को, तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट मत लिख देना जहां पे फेमिनिज्म अचानक से जाग जाए, ठीक है, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। तो लिखते टाइम ऐसी बातों का बहुत ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आता है क्या, जेंडर बायस। चैलेंज कौन सा फेस करेंगे फीमेल, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज यहाँ पे फेस करते हैं वो है जेंडर बायस। नो डाउट हम लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। अब मेल डोमिनेंस सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं कि जब भी, अब मान लो कोई फीमेल किसी पोस्ट पर पहुंच गई, उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी उसे क्या करना पड़ता है, कई सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। उसमें प्रमोशन को लेकर होता है स्ट्रगल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस को लेकर होता है, बहुत सारी चीजों को लेकर स्ट्रगल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जेंडर बायस भी होना पड़ेगा, हमें न्यूट्रल कंडीशन पे आकर क्या करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक, फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। नो डाउट ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, तीनों में ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं। हम जरा सा भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, एक मतलब थोड़ी सी भी छूट नहीं दे सकते किसी भी पर्सन को, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। आप युद्ध के मैदान में, आप कभी बैटल ग्राउंड में पहुंच के आप ये नहीं कह सकते कि मैं फीमेल हूं, मैं तो बाद में आऊंगी, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। अगर आप बस की, ट्रेन की लाइन में खड़े होकर बोल सकते हो हम फीमेल से हमारे लिए अलग लाइन, तो आपको बैटल ग्राउंड में पहुंच के ही बोलना पड़ेगा वी आर द फीमेल्स, हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपके साथ फाइट करेंगे। आप वहां पर ये चीज नहीं कर सकते मैं बाद में या मैं पहले, आप इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर जब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात होती है तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी हम लोग इस चीज की छूट नहीं दे सकते कि आप फीमेल हो, चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप 2 पुशअप कम लगाओ, आप 4 पुशअप कम लगाओ, अच्छा ठीक है, आप फीमेल हो, आप ज्यादा हैवी गन नहीं उठा पा रहे तो आप हल्की वाली गन उठा कर चलो, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका वेट कम है, आप यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इस वाली जगह पर काम करो, ठीक है, आपको हाथ से ये चीजें उठाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करो, ये वाला काम करो। अब जिस टाइम पर आप वॉर में हो, वॉर में जाकर तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि सर अभी मेरा मेंस्ट्रुएशन सर्कल चल रहा है या मेरे पीरियड्स का टाइम पीरियड चल रहा है तो मैं अभी वॉर में नहीं जाऊंगी, मैं मेरे पेट में अभी दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा वेट करना चाहती हूँ, रुकना चाहती हूँ, रेस्ट करूंगी, उसके बाद 3 दिन बाद मैं जाऊंगी। तो यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स जब दोनों के लिए बराबर किए जाते हैं तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, बहुत आगे लेकर जाना पड़ेगा उनको। अगर इस तरीके की मेल डोमिनेंस सोसाइटी में फाइट करनी है तो उनको कहीं ना कहीं अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। वॉर कभी भी टेबल पर बैठ के नहीं होती, हमको ये चीज सोचनी, देखो नो डाउट वॉर किसी को भी पसंद नहीं है, कोई नहीं चाहता, चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो सिविलियन हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी वॉर हो किसी के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। बट हम ये जरूर चाहते हैं अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आए तो हम लोग कभी भी कमजोर ना पड़े,
किसी भी फेज में हम लोग कमजोर ना पड़े। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम चाइना के साथ देख रहे हैं। चाइना की आर्मी ने लास्ट बैटल कब की थी, और हमारे लिए बैटल रोज का काम है। हम लोग रोज इंसर्जेंसीज देख रहे हैं, हम लोग रोज सीज फायर देख रहे हैं, हम लोग रोज टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, हम लोग रोज नक्सलाइट से लड़ रहे हैं। हमारे लिए रोज की फाइट है, हमारी लाइफ का ये पार्ट है। तो इंडियन आर्मी अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करती है, प्रिपेयर करती है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। हमारे लिए चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो सी हो, पानी हो, कुछ भी हो, हम हर जगह बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर फीमेल्स को भी क्या करना पड़ेगा, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ऊपर लेकर आना पड़ेगा। नो डाउट हमारे पास हजार ऐसे एग्जाम्पल हैं, स्क्वाड्रन लीडर मिताली अग्रवाल हैं, तो हमारे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं यहाँ पर अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट। तो वैसे तो अचीवमेंट एंड इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, ये भी एक अचीवमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा है, और भी आप ऐसी हजारों अचीवमेंट्स यहाँ पे रख सकते हो। आपको जितने एग्जांपल्स मिलते हैं आप उन सबको यहाँ पे रख सकते हो। एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंटली, भाई जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली, मतलब ऑपरेशनल वर्क महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं, ये बात हम मानते हैं। और महिलाएं जब किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगी तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, कहीं ना कहीं वो बराबरी पर आने की काम करेंगी। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग कई ऑपरेशंस को लीड भी करते हैं, हमको ये भी देखने को मिलता है। तो हम लोग इस चीज को बोलेंगे बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा पर्सन का, जिनका नाम था गुंजन सक्सेना। इनके ऊपर रिसेंटली मूवी बनी थी, मूवी तो बहुत अजीबोगरीब तरीके से बनाई गई थी, परंतु गुंजन सक्सेना का रोल कारगिल वॉर के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जो हेलीकॉप्टर लेकर जाती है इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स के बाकी लोगों के जवानों को रेस्क्यू करने के लिए, और वो भी ऐसे टाइम पर जब बाकी के जितने भी साथ के पायलट्स थे वो सब के सब कहीं इंगेज थे या फिर अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में वो लेडी जाती है अपने हेलीकॉप्टर से और वहां पे जाकर वो क्या करती है, रेस्क्यू करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि इंडियन फीमेल जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से क्या करती हैं, ऑपरेशंस को लीड करती हैं, उनको फुलफिल करते पूरा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव द जेंडर। भाई जो जेंडर सेंसिटिविटी एक हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं को क्या एक छोटी बच्ची बना के रख दिया है। हम लोग डील भी ऐसे ही करते हैं, ठीक। अब इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि महिलाएं हैं तो वो सिर्फ यही काम करेंगी, वो टीचिंग करें, बैंकिंग में जाएं, उनको पुलिस आर्मी फोर्सेस में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। तो जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या कहीं ना कहीं बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं फीमेल्स के लिए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। हम लोग जब आप लोगों को जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो हिस्ट्री में मैंने आपको वैदिक कल्चर जब पढ़ाया था तो वैदिक में मैंने आपको बताया था, वहां पे विशपाला नाम की एक कन्या थी। क्या नाम था, विशपाला। विशपाला नाम की कन्या है, लड़की है, जो कि क्या कर रही है, एज अ कमांडर वहां पे लीड करती है आर्मी को, जो कि गायों को बचा के लाती है अपने कबीले के लिए। तो जब हम लोगों को ऐसी फीमेल्स के बारे में सुनने को मिलता है, हमारी हिस्ट्री इस तरीके की फीमेल्स से भरी पड़ी है, तो क्यों नहीं यहाँ पर जो हमारी अभी फीमेल्स जो इंडियन आर्मी में जा रही हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो एक सेंसिटिविटी फैल गई है सोसाइटी में महिलाओं को लेकर, जेंडर को लेकर, ये कहीं ना कहीं क्या इसी तरीके से तोड़ी जा सकती है। फिर आता है सोशल चेंजेस। जब हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि महिलाएं इतने बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच रही हैं, इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, हम लोग जब किरण बेदी को नोटिस करते हैं, हम जब बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स में फीमेल्स को देखते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि हाँ महिलाएं आगे भी बहुत सारे काम इस तरीके के कर सकती हैं और इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सोसाइटी के जो बैरियर्स बने हुए हैं, जो महिलाएं इंडियन आर्मी में फोर्सेस में जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के इन बैरियर्स को भी क्या करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ता है धीरे धीरे सोसाइटी में क्या होता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप याद करो जो अभी 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जो लड़की सबसे पहले एनडीए के लिए सेलेक्ट हुई, वो लड़की कितनी ज्यादा फेमस हो गई। सडनली उस लड़की को देखकर कितने पेरेंट्स इंस्पायर हुए होंगे, सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज आया कि यार एक लड़की एनडीए की तैयारी करके वहां पे जा रही है और ट्रेनिंग कर रही है वहां पे लड़कों के साथ। कितना बड़ा चेंज आता है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी
कि किस तरीके से इन सारे चैलेंजेस को फीमेल्स फेस करें, किस तरीके से उसको ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से इंपैक्ट डाला जा सकता है सोसाइटी पर। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे? तो देखो, जितनी बातें तुम लोगों ने पीछे पढ़ी हैं, जितनी चीजें तुम्हारे सामने आई हैं, उन्हीं चीजों को तुमको यहाँ पे एड्रेस करना है, पर एड्रेस थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है वो कंक्लूजन में लिख दिया तो हिंस द प्रूफ इज दैट कि अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और महिलाएं इस तरह से आगे आ सकती हैं, इस तरह से मत लिख देना कुछ। तो अभी जैसे एक लड़का है, स्टूडेंट है, उसने मुझे ऐसे फॉरवर्ड किया, उसने जब ऐसे फॉरवर्ड किया तो उसने, कई बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं या फिर वो अवे अहेड लिख देते हैं। तो वो जब लिखते हो तो उसमें उसका एंड मतलब ये है कि अब आप लास्ट के 1-2 पैराग्राफ लिखो और उसको एंड कर दो। तो उस बेचारे बच्चे ने क्या कर दिया, उसमें 7-8 पैराग्राफ लिख दिए अवे अहेड में। तो ऐसा मत करो भाई, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा शॉर्टर बनाना होता है लास्ट में, क्योंकि अब आप कंक्लूजन दे रहे हो, लास्ट क्या है। तो इमर्जिंग द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस सिग्निफिकेंस द माइलस्टोन टुवर्ड्स द मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स मिलिट्री। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक क्या डाइवर्सिटी को पैदा करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। इट हाईलाइट द चेंज ऑफ द डायनेमिक्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रमोटिंग द जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी का जो सवाल आता है उसको भी ये क्या कर रही है, एड्रेस करने का कहीं ना कहीं काम कर रही है। ओवरकमिंग द चैलेंजेस एंड एक्सपेंडिंग द रोल एंड celebrating the achievement of the crucial steps towards the creating a more gender balance in armed forces। यहां से मुझे एक बात और याद आती है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज चैनल ने दिल्ली में कुछ फीमेल ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए, जिसमें से एक कर्नल थी, कुछ मेजर थे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ये आज से 3-4 महीने पहले की बात है। अगर आप लोगों को इंटरव्यू दिखेगा तो आपको दिख जाएगा। तो वहां पे उन्होंने, उस पत्रकार ने ये बात पूछ ली उस फीमेल ऑफिसर से कि क्या आपको लगता है इंडियन आर्मी में जेंडर इक्वालिटी है और ये सारी चीजें हैं। एंड सडनली उस लड़की ने बोला कि क्या आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं इंडियन आर्मी में? अगर ये नहीं होगा तो फिर कहाँ पे हो सकता है? तो जेंडर इक्वालिटी जितनी बेस्ट इंडियन आर्मी में दिख सकती है उतनी कहीं और नहीं दिख सकती। ये उस फीमेल ऑफिसर का आंसर था। उसने खुद बोला कि आप मेरा इंटरव्यू यहाँ पे ले रही हो, इतने सारे मेल ऑफिसर्स को देखने के बावजूद भी अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रही हो और इतने मेल ऑफिसर्स के बीच में अगर मैं खड़ी हूं तो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है? तो एक ये चीजें जो होती हैं ये हमको बताती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में हम लोग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इस चीज का, किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अगर फीमेल्स आर्म फोर्सेज में आती हैं। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, टू कंटिन्यू एंड सपोर्ट एंड एफर्ट्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द बायस, ये इन सारी चीजों को प्रमोट द इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज, वही सारी बातें, स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंडियन आर्म फोर्सेज इन अ फ्यूचर। नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे इजराइलियन फोर्स की बात करें तो इजराइल फोर्स में हमको फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा मैसिव देखने को मिलता है। वही चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ध्यान से समझो, वही चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि अगर हम लोग फीमेल्स को इन्वॉल्व करते हैं आर्म फोर्सेज में तो उससे क्या हो सकता है, हमारी फोर्सेज की जो वर्किंग क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। आई होप आपको आज का ऐसे पसंद आया होगा। जल्दी से बताओ कितने लोगों को आज का ऐसे पसंद आया है, और कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछो, हम लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम आपकी होंगी उन सबको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है जरा यहाँ पे होमवर्क की। आपके होमवर्क क्या है, द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच इन इंडिया, न्यायिक सक्रियता और भारत में अति व्याप्ति। भाई जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच इन इंडिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है, जुडिशियल कंडीशन इंडिया में किस तरीके की है, क्या एक्चुअल में जुडिशियल सिस्टम की वजह से हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, उसको काम करने में दिक्कत होती है, क्या जुडिशरी सिस्टम कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इन टॉपिक को आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। अब ये टॉपिक मैंने डाला क्यों, तो आज से 4 दिन पहले न्यूज थी, 4 से 1 हफ्ते पहले की न्यूज है, यासीन भटकल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो वहां पर एक सेंटेंस बोलते हैं। उस सेंटेंस में जहां पर NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो हमारा है,
एनआईए जहां पर एक तरफ प्रॉपर एविडेंसेस प्रेजेंट कर रहा है, जहां पर वो डेथ पेनल्टी की बात कर रहा है यासीन भटकल के लिए, वहीं पर यासीन मलिक के लिए, सॉरी भटकल बोल रहा हूं मैं, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बोल रहे हैं उसको कि ही इज अ जेंटलमैन, और आप किसी को इस तरीके से डेथ पेनल्टी के लिए कैसे डिमांड कर सकते हो, मतलब वो उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं और यासीन के नाम के पहले जेंटलमैन लगा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि मतलब किस तरीके की कंडीशन है। तो यहां पर ये जो ऐसे डाला, ये बड़ा सोच समझ के मैंने डाला है कि न्यूज से कोई एक ऐसा आर्टिकल आप लोगों के लिए, एक ऐसा कोई टॉपिक उठाया जाए जो काफी ज्यादा करंट में चल रहा हो। तो आपको जो ऐसे लिखना है वो किसके ऊपर लिखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच इन इंडिया। तो ये आपका फाइनल ऐसे है जिसके ऊपर आपको होमवर्क करना है, और लिखने के बाद आपको वही तरीका है, आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करके बताना है। फिर संडे को हम लोग फिर से गूगल मीट करेंगे एंड वहां पे हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फाइनली आपको आई होप आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट करके आप लोग प्लीज अपने टॉपिक्स बताओ, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम लोग एटलीस्ट आपके लिए और ज्यादा काम कर पाएंगे, आपको आपके एग्जाम के क्लोजेस्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपने इस वीडियो पर अपना कितना प्यार दिया है। तो फिलहाल अभी मुझे इस वीडियो में दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।